हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, जो कि आपका यूपीएससी के सिलेबस का एक सेक्शन है। अब देखिए कितनी टर्म्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो नेवर एंडिंग है, बट इंट्रोडक्शन लेवल पे जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और टर्म्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स या फिर इंट्रोडक्शन इकोलॉजी इन्वायरमेंट की, और उसके साथ साथ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को लेकर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपको सही लगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ वजह से मैं टेलीग्राम पे लास्ट के कुछ पीडीएफ्स अपलोड नहीं कर पाई इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ की वजह से, बट फाइनली आई एम आउट ऑफ स्टोरेज और अब टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। उसके बाद जो लोग ये वीडियो काफ़ी समय बाद देखेंगे जब हमने अपलोड की है, तो मेरे पीडीएफ जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। इकोलॉजी से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम इन्वायरमेंट पे करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट क्या है? ये एक नेचुरल कंपोनेंट है जिसके अंदर आपके लिविंग थिंग्स आते हैं, आपके नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ये क्या हो गए? आपके बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और बायोटिक। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नॉन लिविंग में आपके एबायोटिक फैक्टर्स आ गए। तो इन्वायरमेंट जो नेचुरल कंपोनेंट है उसके अंदर आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ, यानी लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है और लिविंग थिंग्स का इंटरैक्शन नॉन लिविंग थिंग्स यानी आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम इकोलॉजी पे आते हैं। अब इकोलॉजी क्या है? पहले तो देखिए, ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। ओइकोस मीनिंग होम, लोगोस मीनिंग स्टडी। कोई भी लॉजी जब हम बोलते हैं उसका मतलब स्टडी। तो इकोलॉजी किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका एक अम्ब्रेला टर्म है। बायोलॉजी के अंदर आपके बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, इकोलॉजी उनमें से एक है। अब इकोलॉजी का क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन क्या है, या किससे ये कंसर्न्ड है? रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर, कि ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर एनर्जी फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है, मिनरल साइकिलिंग है वो कैसे हो रही है। तो यानी जैसे मैंने इन्वायरमेंट को बताया कि इन्वायरमेंट पूरा का पूरा एक नेचुरल कंपोनेंट है। अब इकोलॉजी का क्या है? इसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ओके, जो फिजिकल इन्वायरमेंट या बेसिकली फिजिकल सराउंडिंग्स आप बोल लें, आपस में क्या रिलेशनशिप है और फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपकी इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई भी डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, बट इट्स वेरी सिंपल। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट का डेफिनेशन मैं आपको दे दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, दीज इंटरैक्शंस, जैसे इन्वायरमेंट की इंटरैक्शंस हैं, इकोलॉजी की इंटरैक्शंस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बात किया। इनसे क्या बनता है? इन इंटरैक्शन से अल्टीमेटली आपका हैबिटेट बनता है जहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और आपका इकोसिस्टम बनता है। एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इन इंटरैक्शन से हैबिटेट, ये क्या है हम बताएं, आगे पढ़ेंगे, इकोसिस्टम बनता है। अब देखिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की। देखिए, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आपके बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे। ओके, अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? अब इकोलॉजी की बात हो रही है तो इकोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, विच फॉर्म द वेरियस लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जैसे कोई छोटी चीज़ है, वो ज़्यादा मिलके क्या बनाएंगे? एक नेक्स्ट लेवल बनाएंगे, फिर ये एक जैसे मिलके नेक्स्ट लेवल बनाएंगे, राइट? तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आगे मैं आपको बताती हूँ। और देखिए, बहुत बार आप यूपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो ये छोटे छोटे डिफरेंस जो होते हैं कि बायोम बायोस्फीयर से कैसे अलग है, ओके, कम्युनिटी पॉपुलेशन से कैसे अलग है, ये माइनर डिफरेंस, क्योंकि कई बार हम बायोस्फीयर, बायोम एक समझकर यूज़ कर देते हैं इस तरह के वर्ड्स, इकोसिस्टम, लेकिन ये सब डेफिनेशंस अलग हैं। तो ये हमको आज क्लियर होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो इस पिक्चर में ही समझते हैं। आपका प्लैनेट अर्थ है,
चलिए ऊपर से शुरू करते हैं हम कि मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है, वन सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म एक ही बात है, ये इकोसिस्टम के लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, इंडिविजुअल। ये चाहे रैबिट हो गया, आप काऊ की पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, आप हॉर्स ले लीजिए, राइट। तो ये आपका इंडिविजुअल हो गया, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, जब बहुत सारे रैबिट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे या बहुत सारे काउज आ जाएंगे, कोई भी आप इंडिविजुअल ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, तो वो क्या बनेगा, बहुत सारे इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल, ये क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। क्या बन गई, पॉपुलेशन। ऑल द मेंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं होगा कि रैबिट प्लस काउ इक्वल टू पॉपुलेशन, नो। एक तरह के ऑर्गेनिजम्स जब एक इकोसिस्टम में रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, कम्युनिटी कैसे बनती है, तो यहाँ पे आप देखिए कम्युनिटी बनती है जब अलग अलग पॉपुलेशंस एक जगह पे आपको दिखेंगी। पहले सिर्फ हमने एक इंडिविजुअल रैबिट की बात की, बहुत सारे रैबिट्स आए, पॉपुलेशन बनी, लेकिन इकोसिस्टम में सिर्फ रैबिट नहीं रह रहा है, उसके साथ रैबिट्स की पॉपुलेशन है, उसके साथ आप देखेंगे काउज की पॉपुलेशन है, आप देखेंगे वुल्फ की पॉपुलेशन है, बहुत सारे डियर्स हैं, बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बनाती हैं। प्लांट्स में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आपके रेन फॉरेस्ट हो गए, टुंड्रा रीजन हो गया, तो एक कम्युनिटी है। तो ये द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, एक स्पीशीज नहीं बल्कि अलग अलग स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में, एक तरह के इकोसिस्टम में मिलती है, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोसिस्टम। ऑल थिंग्स एंड डेड, ऑल लिविंग थिंग्स, यहाँ पे ऑल थिंग लिखा है, तो दिस इज बेसिकली ऑल लिविंग थिंग एंड डेड दैट लिव अराउंड फ्लफी। यहाँ पे एक रैबिट को नाम दे रखा है फ्लफी द रैबिट, ओके। तो जब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे एक एरिया में, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होंगी और पूछा होगा कि बताइए इकोसिस्टम का राइट डेफिनेशन क्या है, या इकोसिस्टम को क्या चीज़ डिफाइन करती है। तो ये हो गया इकोसिस्टम। फिर ये इकोसिस्टम आया। अब एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, उसका हैबिटेट, जहाँ पे वो रहता है, जिस एरिया में वो घूमता है, खाना खाता है, शिकार करता है, राइट, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बायोम। यानी जहाँ पे बहुत अलग अलग इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग टुंड्राज, टाइगास, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ये अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं। तो ये सारे इकोसिस्टम सिमिलर हैं, तो इनको ये मिलके क्या बनाएंगे, बायोम। अब बायोस्फीयर कैसे बनता है, जितना भी आपका प्लैनेट अर्थ है, जैसे हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं, हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, तो जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे अगर ये पानी है सपोज, ओके, ऊपर हवा है तो ऊपर एटमॉस्फेयर है, नीचे हाइड्रोस्फेयर है, ये आपका टेरिशियल इन्वायरमेंट हो गया जहाँ पे बायोम आएगा। तो इन सारों का थोड़ा थोड़ा कॉम्पोनेंट, राइट, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। उस रीजन में एटमॉस्फेयर के नहीं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उसको बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे। तो जो प्लैनेट अर्थ का इकोसिस्टम है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर है, चाहे वो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो लिथोस्फेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, राइट। आई होप ये सारी आप इसको वापस पॉज करके वापस सुन सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलते हैं। वैसे मैंने आपको एक पिक्चर में समझा दिया है, लेकिन हम अलग अलग भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल और स्पीशीज़ की बात की ना, इंडिविजुअल अगर रैबिट है तो रैबिट का एक स्पीशीज़ है, अगर हम स्क्वल की बात कर रहे हैं तो स्क्वल का एक अलग स्पीशीज़ है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। अब स्पीशीज़ क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। तो हम स्पीशीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो एनिमल्स जो आपस में
इंटरब्रीड कर सकते हैं। जीन्स कैसे एक्सचेंज होंगे? ऑब्वियसली इंटरब्रीडिंग से, तो उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। तो आपका पहला ये एक डेफिनेशन आ गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया, अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या है? इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज बहुत सारे हैं, उनका पॉपुलेशन है ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी टाइम पे जब रह रहे हैं, जैसे हमने पिक्चर में ही देख लेते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल रैबिट्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने पॉपुलेशन बनाई। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी पॉजिटिव ड्यू टू बर्थ और इमिग्रेशन, और नेगेटिव ड्यू टू डेथ और एमिग्रेशन। अब ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। पॉपुलेशन है एक एरिया की, सपोज वहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। ग्रोथ रेट होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रही है, तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, दैट इज़ बर्थ रेट। बर्थ रेट की वजह से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। या फिर वहाँ पे बाहर से कोई और इंडिविजुअल्स आ रही हैं या कोई और पॉपुलेशंस आके वहाँ पे रहना शुरू कर रही हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी। तो अगर यही एरिया जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे डेथ हो रही है इंडिविजुअल्स की, तो आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव जाएगा डेथ की वजह से। या यहाँ के इंडिविजुअल्स बाहर किसी और जगह जाके रहना, किसी और इकोसिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको एमिग्रेशन बोलेंगे। तो इमिग्रेशन आई से शुरू हो रहा है, तो इनकमिंग। ई से हो रहा है एग्जिट, यानी बाहर जा रही है, तो आउटगोइंग। ओके, ये आगे आ गया पॉपुलेशन के बारे में। अब मैंने आपको बोला बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, लेकिन कम्युनिटी बेसिकली जो ये वर्ड है, बहुत बार हम डोमिनेंट प्लांट फॉर्म को देखते हैं कि क्या कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस। वहाँ पे सिर्फ आपको ग्रासेस मिलेंगे, वहाँ पे हर्ब्स, ट्रीज भी होंगे, तो कम्युनिटी इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। सपोज मेजर, अब 2 टर्म्स आते हैं यहाँ पे, मेजर कम्युनिटीज़। मेजर कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? जो कि बहुत ही लार्ज साइज में, प्लांट के केस में आप देखें तो प्रेजेंट हो किसी जगह पे, और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हो, किसी और चीज़ पे इतनी ज़्यादा डिपेंड ना करती हो। दे डिपेंड ओनली ऑन, सिर्फ किस पे डिपेंड करती हो? सन पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, सन की एनर्जी पे डिपेंड करती हो, जो कि बाहर से आ रहा है। जैसे कि आपका ये एग्जांपल हम कम्युनिटी का किसका दे सकते हैं कि आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ये मेजर कम्युनिटीज़ हो गई। फिर माइनर कम्युनिटीज़ की अगर बात करें, ये डिपेंड करती हैं नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे। जैसे कि आपका आ गया मैट ऑफ लाइकन ऑन अ काउ डंग, कि काउ डंग पे कुछ कम्युनिटी जो है वो रह रही है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? काउ डंग पे डिपेंड करती है। तो ये आपकी माइनर कम्युनिटीज़ होगी, जो कि बाकियों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे हमने पहले कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, डिफरेंट स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में मिलते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन। तो ये थोड़ा सा जो कम्युनिटी है ये प्लांट बेस्ड, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बेसिकली जो कम्युनिटी वर्ड था ये प्लांट इकोलॉजी से आया है। प्लांट के इकोलॉजिस्ट जब पढ़ते थे तो वो इस वर्ड को लेके आए थे, तो ये ज़्यादा रेलेवेंट भी अगर आप देखें प्लांट इकोलॉजी को लेके रहता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका सेम रहेगा। एनीवे, हम इकोसिस्टम पे चलते हैं, जो मेजर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम क्या है? इज़ अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। कि एक जगह पे जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनकी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। सच दैट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड, सिस्टम लेवल प्रोसेसेस सच एज साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इमर्ज। तो ये सब आपका इकोसिस्टम में आता है। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से कर रही हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से कर रही हैं, तो इस चीज़ को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे सवाल आता है। नेक्स्ट आ गया बायोम। तो बायोम एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी है, फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि एक मेजर हैबिटेट कवर करते हैं। जैसे आपका रेन फॉरेस्ट बायोम आ गया, टुंड्रा बायोम आ गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एक बायोम में आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे, उनमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि वो एक तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, राइट, एंड कैन बी फाउंड ओवर रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो बहुत सारे बायोम्स आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग प्लेसेस पे मिलेंगे।
अब देखिए बायोम और हैबिटेट में फ़र्क होता है। एक बायोम में बहुत सारे हैबिटेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। याद रखिए कि बायोम में बहुत सारे हैबिटेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या हो गया? इसका मतलब है इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं वो एक साथ, और चाहे डेड ऑर्गेनिक मैटर क्यों ना हो, वो सब बायोस्फीयर होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक जगह पे ये पानी है, तो पानी वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ओके, यहाँ पे वाटर है। ओके, देन ये आपका हवा वाला पोर्शन आ गया। ओके, ये आ गया आपका जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और फिर जहाँ पे आपके पेड़ पौधे हैं, साइड पे ज़मीन है, ठीक, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ओके, तो बायोस्फीयर क्या होगा? इन सारों का कंपोनेंट बायोस्फीयर में आएगा। ये सारा क्या होगा आपका? बायोस्फीयर। इसका मतलब इसमें एटमॉस्फेयर भी आ रही है, एयर भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, अर्थ भी आ रहा है, लिथोस्फेयर, प्रोवाइडेड वहाँ पे लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि बायो इटसेल्फ इज लाइफ। ठीक, लाइफ से रिलेटेड ही कोई कहीं कुछ होगा तो वहाँ पे वर्ड बायो यूज़ करेंगे। तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक, हाँ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो जी ही रहे हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर है, अल्टीमेटली डेड ऑर्गेनिक मैटर किसका होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होगा, वो भी प्रेजेंट है, तो उसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। अब कहाँ पे अर्थ पे आपको बायोस्फीयर नहीं मिलता? एक्सट्रीम्स में। ओके, एक्सट्रीम्स यानी जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, वहाँ पे इतनी ठंड है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे बायोस्फीयर आपको नहीं होगा, तो वहाँ पे एब्सेंट होगा। हाईएस्ट माउंटेन्स हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, डीपेस्ट ओशंस में, ओके, जहाँ पे भी हॉस्टाइल कंडीशंस हैं, लाइफ नहीं हो सकती, वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि हमने बहुत जगह पे पढ़ा है कि बैक्टीरिया या फंजाई जो हैं ओकेजनली उनके स्पोर्स जो हैं वो हमको मिले हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल या डीपेस्ट ओशन में। तो देखिए वो जो स्पोर्स हैं वो डॉर्मेंट हैं, उनमें लाइफ मतलब इतना आप बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं, डॉर्मेंट स्टेज में है। ओके, तो उन केसेस में हम कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आप बात करें बायोस्फीयर कहाँ कहाँ एब्सेंट होगा, तो आप एक्सट्रीम्स की बात कर सकते हैं। चलिए, बायोम की बात की थी और उसके साथ मैंने कहा था कि बायोम में बहुत सारे हैबिटेट होंगे। तो हैबिटेट की एक बार थोड़ी से अलग से बात कर लेते हैं कि हैबिटेट क्या है? एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, वैसे एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। सपोज एक सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, क्रैब हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। तो ये सब क्या? एक्वाटिक हैबिटेट हो गया। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। हैबिटेट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी उसका एड्रेस। और बहुत सारे हैबिटेट्स मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। सिंगल हैबिटेट जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर हो सकता है जिनकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ कि जैसे एकदम से किसी ने आपसे पूछ लिया इन्वायरमेंट क्या है, तो मतलब आप इन्वायरमेंट सोच सकते हैं कि कुछ भी एक स्मॉल रीजन में आप देख रहे हैं, एक स्मॉल रीजन में एवरीथिंग, कोई भी रीजन देख लें, वहाँ पे जो सब कुछ है वो इन्वायरमेंट है। एवरीथिंग इन स्मॉल रीजन, याद रहेगा, एवरीथिंग इन स्मॉल रीजन, ऑलमोस्ट आप बोलें वो इन्वायरमेंट है। फिर आ गया आपका हैबिटेट। हैबिटेट मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म का क्या है? एड्रेस है। याद रखिए, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, लिव्स। ओके, थर्ड आ गया आपका बायोस्फीयर। ये जस्ट ऐसे ट्रिक है, कभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है इससे। बायोस्फीयर क्या हो गया? अर्थ का वो पार्ट जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, वो आ गया आपका बायोस्फीयर। फिर आ गया आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आ गया
नॉर्मल याद रखिए, जहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स ये सब प्रेजेंट हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है। जब उस रिलेशनशिप की बात होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो अगर हम देखें इकोसिस्टम का एक और डेफिनेशन, इन्वायरमेंट का फंक्शनल यूनिट। अगर इन्वायरमेंट का फंक्शनल, वर्ड याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट कोई है तो वो क्या है, इकोसिस्टम, याद रखिएगा। तो ठीक है, इकोसिस्टम के लिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि क्या है, इकोसिस्टम कैन बी विजुलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का या इन्वायरमेंट का फंक्शनल यूनिट है। एन इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज बट यूजुअली इनकम्पासेस स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीशीज। चाहे आपका इक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, राइट, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी और समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम देखो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। पॉन्ड, लेक, रिवर, एस्चुरी, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के। क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम, ये क्या है, ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए इकोसिस्टम्स। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जैसे एक टर्म यूज़ होती है एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन क्या है, appearance or behavior or structure or mode of life of an organism that allows it to survive in a particular environment। कहते हैं ना कि हम सपोज कोई ट्रैवल करके ले लद्दाख जाता है तो उसको थोड़ा सा अडाप्ट करने में, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गया, अडाप्ट करने में, सांस लेने में शुरू में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्या, जैसे नॉर्मल ले लीजिए, हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं क्योंकि हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर जाके हमको बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, हम अडाप्ट कर जाते हैं। ये एक छोटा एग्जाम्पल है लेमैन लैंग्वेज में, बट ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। जैसे हमारे अंदर अपेंडिक्स था कभी, लेकिन आज वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अडाप्ट करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं ठंडे एरिया में क्योंकि उसको ठंड से बचाएंगे, तो ये एक तरह का अडाप्टेशन है। तो या बिहेवियर में अडाप्टेशन आ रही है किसी ऑर्गेनिज्म के, उसके स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज आ सकती है, बेटर किसी इन्वायरमेंट में किस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से रह सकता है, अपीयरेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, तीनों चीज़ों में, या उसका मोड, किस तरह से वो जी रहा है ऑर्गेनिज्म, उसमें जब कोई वो चेंज लाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, उसको हम अडाप्टेशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जैसे बात की, ट्रीज़ बहुत हाइट पे इंक्रीज़ करते हैं, जिराफ का नेक अब देखिए काफ़ी लंबा होता गया टाइम के साथ, ये मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन की बात करें, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी नहीं मिलता जिन एरिया में, जैसे कंगारू की बात करें, कंगारू रैट की बात करें नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में, तो वो अपना, उसको पानी बाहर से नहीं मिलता तो वो क्या करता है, फैट ऑक्सीडेशन में बाय प्रोडक्ट वाटर होगा, तो वो अपना वाटर का रिक्वायरमेंट फैट ऑक्सीडेशन से ही पूरा कर लेता है। तो ये क्या एग्जांपल्स हो गई अडाप्टेशन की। ओके, यहाँ पे बिहेवियर वाली मिसिंग है। ओके, आगे वेरिएशन के बारे में लिखा है, जैसे मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बताया, इसी तरह से बिहेवियर में भी चेंज आती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, कभी किसी जगह में बहुत ठंडा है, बहुत गर्मी है, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये बिहेवियर में चेंज करते हैं, अडाप्ट करते हैं, माइग्रेशन करके, इसको बिहेवियर अडाप्टेशन बोला जाता है। तो याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर अडाप्टेशन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में और भी अडाप्टेशन की एग्जांपल देख सकते हैं। आपने डेजर्ट्स में, प्लांट्स में जैसे थॉर्न्स होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है, क्यों होता है, किस तरह की अडाप्टेशन करने के लिए आप मुझे बता सकते हैं। मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में किस तरह से अडाप्ट करते हैं, तो ये सब अडाप्टेशन की एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन। Variation are induced by changes in genetic makeup due to addition or deletion of certain genes। कई बार कुछ जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं, कुछ जीन्स ऐड हो जाते हैं, कुछ जीन्स आप कहें डिलीट हो जाते हैं, जेनेटिक मेकअप में चेंज आएगी, तो उससे क्या पता वो एनिमल अलग सा दिखने लग जाए, या उसका प्रोसेस फिजियोलॉजिकल कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये वेरिएशन जो होती है वो जेनेटिक लेवल पे आती है। म्यूटेशंस,
चेंज इन क्लाइमेट, जोग्राफिकल बैरियर्स, ये सब वेरिएशंस इंड्यूस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है 2 दिन में 3 दिन में, ये सालों की बात होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। तो वेरिएशन का और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कई बार एनिमल्स का स्किन कलर चेंज आपको दिखेगा कि सेम है लेकिन उसका स्किन चेंज है, एक ही स्पीशीज है, स्किन चेंज मिलेगी, हेयर में कुछ चेंजिंग मिलेगी, ब्लड टाइप उसका अलग हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी स्किन अलग, अच्छा स्किन मैंने बता दिया। तो ये सब आपका वेरिएशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। एडाप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज, कि कोई एंसेस्ट्रल स्पीशीज रही होगी, ओके, बाद में इसके आगे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं या आगे इसकी जनरेशन जिस तरह से बढ़ती गई, तो ये सब अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज से किसी तरह से अलग हो गए। किन वजह से हो गए? इन्वायरमेंट में अलग अलग चैलेंजेस आए, ठीक है, कोई नॉर्थ पोल पे चला गया, कोई किसी वजह से साउथ पोल पे आ गया, तो वो डिफरेंट तरह से अपने आप को अडाप्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन इनटू मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स, नई फॉर्म ले लेगा व्हेन द इन्वायरमेंट क्रिएट्स न्यू चैलेंजेस एंड ओपन्स न्यू इन्वायरमेंटल निशेस। निश होती है, आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि हैबिटेट क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, तो उसका प्रोफेशनल एड्रेस, उसका प्रोफेशन क्या है, उसको हम नीश बोलेंगे। प्रोफेशनल एड्रेस क्या है, वो नीश होगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लांट्स में देखें, सीड ईटर्स की अगर बात करें, ये एक सिंगल स्पीशीज था किसी टाइम पे, और इन्वायरमेंट की वजह से इनकी बीक्स में कुछ कुछ चेंजेस आ गए। ये इंसेक्ट ईटर्स, कॉमन इंसेस्टर है, ये आपके इंसेक्ट ईटर आ गए जो इंसेक्ट को खाते हैं, क्योंकि हो सकता है ये एनिमल्स, ये बर्ड्स ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे सीड या बाकी चीज़ें नहीं मिलती थी, फ्रूट्स नहीं मिलते थे, सिर्फ इंसेक्ट मिलते थे, तो इनकी बीक वैसे अडाप्ट हो गई कि ये इंसेक्ट को प्रॉपर्ली खा पाएँ। अब ये एनिमल्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो हैं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे सीड्स बहुत अवेलेबल थे, तो इनकी बीक इस तरह से अडाप्ट हो गई कि ये सीड को अच्छे से खा पाएँ। कैक्टस सीड प्लांट्स, बर्ड्स और फ्रूट्स, आप देखिए इन सबकी बीक में कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये क्या हो गया? अडैप्टिव रेडिएशन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्पीसिएशन। ओके, स्पीसिएशन क्या होता है? एक नई स्पीशीज, जब एक ऑलरेडी स्पीशीज होती है, जैसे स्पीशीज एक्स है, कि कुछ चेंजेस आए, इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, एक तो एडाप्टिव रेडिएशन है, उसमें स्पीशीज सेम रही, यहाँ पे पूरी की पूरी स्पीशीज ही चेंज हो जाती है। देखो स्पीशीज का मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था अच्छे से, अगर आप कहीं पे, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं और उसमें से चूज़ करना है स्पीशीज़ क्या, आप स्पीशी को कैसे बोलेंगे कि ये एक स्पीशीज़ है जब वो इंटरब्रीड कर रही है, इंटरब्रीड करेगी तो वो सेम स्पीशीज़ है। अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही, जीन्स, अदर वर्ड्स में बोलें जीन्स एक्सचेंज नहीं कर पा रही, तो वो अलग स्पीशी बन चुकी है। तो स्पीसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड एंड एवोल्यूशन इज द मैकेनिज्म बाय विच स्पीशिएशन इज ब्रॉट अबाउट। ओके, अब जैसे ये फिंचेस वाला एग्जाम्पल है, अगर इसको हम ज़्यादा वैसे एडाप्टिव रेडिएशन की एग्जाम्पल में देते हैं। स्पीसिएशन में हम यूजुअली, यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं डाला बट आप सैलामेंडर चेक कर सकते हैं, सैलामेंडर का एग्जाम्पल देते हैं, एक नई स्पीशीज सैलामेंडर की कैसे बन गई। देखिए, अ स्पीशीज कंप्राइजेज ऑफ मैनी पॉपुलेशंस, ऑफन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज रिमेन आइसोलेटेड ड्यू टू सम जियोग्राफिक बैरियर सच एज माउंटेन, ओशन, रिवर। कई बार कोई एक स्पीशीज अपने दूसरे सेम स्पीशीज से अलग, उनकी पॉपुलेशन से, देखिए बहुत स्पीशीज में बहुत सारी पॉपुलेशंस आएंगी लेकिन सेम स्पीशीज होगी, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। क्या पता बीच में कोई बहुत बड़ी माउंटेन है, ओशन है, रिवर है, ज्योग्राफिक आइसोलेशन उनमें आ जाती है, तो वो एक नई स्पीशीज बन जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर पाते। जैसे कि सैलामेंडर की एग्जांपल देते हैं कि सैलामेंडर जो एनिमल है ये पहले कैलिफोर्निया में बहुत पाया जाता था। ओके, तो सैलामेंडर में बाद में इसमें कुछ ग्रुप्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ मूव कर गए, इसमें से कुछ ग्रुप सैलामेंडर के ईस्ट की तरफ मूव कर गए। फिर इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये आपस में नहीं मिल पा रहे थे बैरियर की वजह से, इनमें क्या आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई, कि जेनेटिक लेवल पे इतनी देर तक अलग रहे कि जेनेटिक चेंजेस इनमें
आ गई। अब बाद में अगर ये किसी तरह से मिले ये ग्रुप्स, तो देखा गया कि आपस में ये मेटिंग नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने इंटरब्रीडिंग की बात की, तो जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट नहीं कर पा रहे तो मतलब वो अलग स्पीशीज़ हैं। तो आपने देखा कि एक ही एंसेस्टर एक ही जगह से शुरू हुआ, लेकिन फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गई, किस तरह से वेस्ट ईस्ट मूव करके बाद में उन सैलामेंडर्स को देखा गया तो आपस में मेटिंग नहीं कर पा रहे। इस तरह से उनकी दो अलग अलग स्पीशीज़ बन गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन। ओके, लेट्स मूव आगे। देखिए म्यूटेशन क्या होता है। अब आपको पता है बहुत सारे साइंस के लेक्चर्स में मैंने डीएनए को एक्सप्लेन किया है, जेनेटिक मेकअप को एक्सप्लेन किया है, जीन्स को एक्सप्लेन किया है। तो जो जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस की बात करें, क्या है, हमारा डीएनए है। इसके रेप्लिकेशन में डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद से वापस डीएनए बनाता है, नए जीन्स बनते हैं पॉपुलेशन में, राइट। अब इसमें क्या होता है, कुछ चेंज आ जाती है। जैसे ये आपका डीएनए है, अब ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है, तो देखिए ए के साथ टी होता है, सी के साथ जी होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन के ऑपोजिट हमेशा ग्वानिन होता है। तो ये देखिए ओरिजिनल से एकदम करेक्ट कॉपी डीएनए की बनी। अब म्यूटेशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे ग्रीन के ऑपोजिट में क्या आना चाहिए था, पर्पल कलर आना चाहिए था, है ना, लेकिन उसकी जगह रेड आ गया, राइट। रेड आ गया मतलब कुछ और लग गया, तो ये म्यूटेंट कॉपी हो गई। इस जीन से ये जीन अलग हो गया, अब यहाँ पे पर्पल आता तो ये जीन अलग होता, लेकिन अब ये चेंज हो गया, एक नया जीन बन गया। तो ये जो चेंज आती है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन एरर रहता है डीएनए का और ये म्यूटेशन होती है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जैसे टर्म है नेचुरल सिलेक्शन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है, जो सबसे अच्छे से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा वही रह पाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचर सिलेक्ट करती है। नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वैलेस। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच स्पीशीज अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और जो स्पीशीज अडैप्ट नहीं कर पाते वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी फोर्स है। अब जितनी टर्म्स हमने पढ़ी, अडैप्टेशंस, अडैप्टिव रेडिएशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, ये सब नेचुरल सिलेक्शन करवाती हैं। ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनिज्म को अडैप्ट करने में, इन्वायरमेंट में हेल्प करती हैं, राइट। तो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। अब एवोल्यूशन आपको पता है कि ये चेंज है जिससे नई स्पीशीज मिलती है। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेटर सूटेबल बनाता है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे हमारे एंसेस्टर पहले देखिए ऐसे थे, फिर ऐसे हुए इन्वायरमेंट को देखते देखते, और आज ह्यूमंस ऐसे दिखते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं और बाकी के भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं, उनका एवोल्यूशन भी हुआ है। और टर्म है एक्सटिंक्शन, कि जब ख़त्म हो गई कोई स्पीशीज़। द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड एक्सटिंक्शन के पीछे क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज और बायोलॉजिकल कंपटीशन। जब स्पीशीज़ अडैप्ट नहीं कर पाई, बायोलॉजिकल कंपटीशन आपका बहुत बढ़ गया, तो एक्सटिंक्शन हो जाती है, वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है। कई बार पूरा का पूरा जो लिविंग सिस्टम्स हैं अर्थ से वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्सटिंक्शंस अकर्स व्हेन स्पीशीज़ कैन नॉट इवॉल्व फास्ट, जब एवोल्यूशन नहीं हो पाती। इन्वायरमेंट में चेंज और एवोल्यूशन को एक दूसरे के साथ कोप अप करना है। जितनी तेज़ी से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन भी होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो एक्सटिंक्शन हो जाती है, जब हम कोप नहीं कर पाते। अभी माना ऐसा जाता है कि 6th मास एक्सटिंक्शन हो सकती है, क्योंकि ये इंड्यूस किस वजह से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। जैसे तभी तो हम इन्वायरमेंट को बोलते हैं कि बचाओ इन्वायरमेंट पे इतने लेक्चर्स इकोलॉजी पे पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से को रोको, जो इतने सारे ग्रीन हाउस गैसेस हम रिलीज़ कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट की बढ़ा रहे हैं, इसको कम कीजिए, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन होगी। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि ये प्रोग्रेस में है, कि हम अर्थ को इस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे अर्थ से लिविंग पॉपुलेशन जो है, कोई लाइफ नहीं हो पाएगी, राइट। तो दिस इज एक्सटिंक्शन। अब नॉर्मल से हैं इकोसिस्टम के डेफिनेशंस में आपको बार बार बता चुकी हूँ। एबायोटिक, नॉन लिविंग और बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स
और बायोटिक जितने लिविंग पार्ट्स। यूजुअली हम ये बहुत बार अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इकोलॉजी के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होती हैं, ग्लोबल इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, सबकी डेफिनेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। तो इस तरह से हम इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, इसकी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब बार बार मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। दूसरा स्टेटमेंट है दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड है कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। फोर्थ है द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आई होप इसका आंसर आप दे सकें। तो देखिए, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर बहुत अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स का कहीं पे जिक्र नहीं है। दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो बायोस्फीयर की बात हो गई। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया, तो ये भी नहीं होगा। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर, यानी लिविंग थिंग्स टुगेदर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ रहे हैं, उनके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे जहाँ पे वो रहते हैं। तो ये थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशंस आप बुक्स में पढ़ के जाएंगे या हमारे वीडियोस में देख के जाएंगे वैसा ही डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन कैन बी ट्वीक, उसको ट्वीक करके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उससे डिराइव करना है कि क्या राइट है। राइट, तो हाँ, यहाँ पे इकोसिस्टम की बात हुई थी ना, इकोसिस्टम में लिविंग नॉन लिविंग दोनों आते हैं, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। राइट, तो यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा। थैंक यू।